Good evening everyone. So today we are going to start with the chapter Circular Flow of Income. ये हमारे इकोनॉमिक्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला चैप्टर आता है क्लास 12 में. So let's start with the chapter. Circular Flow of Income. Circular Flow of Income से तुम क्या समझते हो? Very layman की लैंग्वेज में Circular Flow of Income से हम क्या समझते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या है कि मेरी इनकम है वो फ्लो कर रही है, पर किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है? सर्कल में फ्लो कर रही है. एज इन ये मेरी इनकम थी, मैंने यहाँ से निकाल ली, इनकम गई, इनकम घूमी, फ्लो करके वापस वहीं पे आ गई जहाँ से निकली थी. यानी मेरी इनकम यहाँ से गई, ए के पास गई, ए ने बी को दी, बी ने सी को दी, सी ने वापस वो पैसे मुझे ही दे दिए. यही चीज को हम टेक्निकली पढ़ेंगे. एक्चुअली इकोनॉमी में यही होता है कि मेरी इनकम घूम के वापस मेरे पास ही आ जाती है. सो दिस इज रेफर्ड टू एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ठीक है. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है. सबसे पहले सेक्टर्स. हमारे इकोनॉमिक्स में 4 सेक्टर्स होते हैं. कौन से सेक्टर्स होते हैं? सबसे पहला हाउस होल्ड, दूसरा सेक्टर आता है हमारे पास फर्म्स, तीसरा सेक्टर हमारे पास आता है गवर्नमेंट सेक्टर, एंड फोर्थ वन इज फॉरेन सेक्टर, जिसको मैं बोल देती हूँ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है जी. मेरी इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स हैं: हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर. राइट. नोट्स में देखिए इन सबकी डेफिनेशंस भी दी हुई है. ओके. अब हम बात करेंगे, अगर मैं इकोनॉमी में स्टडी कर रही हूँ सिर्फ पहले 2 सेक्टर्स, राइट, तो मैं उसको बोलूंगी कि आई एम टॉकिंग अबाउट अ 2 सेक्टर इकोनॉमी. मैं किसकी बात कर रही हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट अ 2 सेक्टर इकोनॉमी. वहीं पे अगर मैं पहले 3 सेक्टर्स की स्टडी करूं तो मैं उसको बोलूंगी 3 सेक्टर इकोनॉमी. 3 सेक्टर इकोनॉमी. एंड अगर मैं चारों सेक्टर्स को इंक्लूड करके स्टडी करूं तो मैं उसको बोलूंगी 4 सेक्टर इकोनॉमी. लेकिन हमारे सीबीएसई के सिलेबस में क्या आता है? सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी. इसको और क्या बोल सकते हैं? सिंपल इकोनॉमी, जहां पे हमारे पास सिर्फ 2 सेक्टर्स काम करते हैं, एक हाउस होल्ड और एक फर्म. अब ब्रीफ में बताती हूँ ये चारों सेक्टर्स होते कौन से हैं. हाउस होल्ड सेक्टर कौन सा होता है जी? जो हम कंज्यूम करते हैं. ये वो सेक्टर है जो कंजम्पशन करता है, या ये वो सेक्टर है जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है. अब हम कहेंगे मैम फैक्टर सर्विसेज क्या होता है? बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक उसी पे आगे, फैक्टर सर्विसेज क्या होता है. अभी के लिए हाउस होल्ड सेक्टर कौन सा होता है? वो सेक्टर जो कंजम्पशन कर रहा है, या वो सेक्टर जो फैक्टर सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है. क्लियर. दूसरा हो गया फर्म्स. फर्म्स कौन से सेक्टर होते हैं? जो प्रोडक्शन करते हैं. ठीक है. जो इनकम प्रोड्यूस करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, जहां पे प्रोडक्शन होती है, जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं. ये हमारा दूसरा सेक्टर है. तीसरा सेक्टर आता है गवर्नमेंट सेक्टर. गवर्नमेंट का क्या काम होगा जी हमारी इकोनॉमी में? टैक्सेस, सब्सिडीज, ठीक है, कोई चीजों का प्राइस फिक्स करना, कुछ पॉलिसीज बनाना. तो थर्ड सेक्टर आता है मेरा गवर्नमेंट सेक्टर. राइट. चौथा सेक्टर आएगा फॉरेन. हमारा बिजनेस सिर्फ नेशनल नहीं चलता, बिजनेस इंटरनेशनल भी होता है, बाहर भी चलता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स भी होती हैं. राइट. उसकी वजह से हमारा इकोनॉमी में चौथा सेक्टर आता है फॉरेन सेक्टर. राइट. ये हमारे 4 सेक्टर्स हैं. लेकिन अभी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम किस में पढ़ेंगे? 2 सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ेंगे, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड अ सिंपल इकोनॉमी, एंड इट हैज ओनली 2 सेक्टर्स, नेमली हाउसहोल्ड्स एंड द फर्म्स. अब मेरे क्वेश्चन आया था कि जो हाउसहोल्ड्स हैं वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. ये फैक्टर सर्विसेज क्या होती है? फैक्टर सर्विसेज, इसका दूसरा नाम है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब हमें याद आ गया होगा ये क्या होता है, क्योंकि हम क्लास +1 में पढ़कर आए हैं कि फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं. ठीक है जी. फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो इनपुट्स हैं जो हमें चाहिए किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए. जो इनपुट्स मुझे चाहिए, जो फैक्टर्स मुझे चाहिए, वो होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. यानी इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज. राइट.
चार चीजें होती हैं बेसिकली जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आएगी, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। जमीन चाहिए, कोई भी काम करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, लैंड चाहिए, ठीक है। उसके बाद लेबर चाहिए, ऑब्वियसली इस लैंड पे काम करने वाले लोग चाहिए, राइट। कैपिटल चाहिए, यू नीड कैपिटल, यू नीड मनी, यू नीड बिल्डिंग, यू नीड द इक्विपमेंट, यू नीड द एसेट्स एंड लास्ट इज एंटरप्रेन्योर, राइट। अब इसके बदले में हम कुछ देंगे भी, ये चीजें हमें चाहिए, ये फैक्टर सर्विसेज होती हैं, इसके बदले में हम कुछ पेमेंट्स भी करते हैं, राइट। अब जो लैंड है वो लैंड अगर तो अपना है तो हम उस पर रेंट नहीं पे कर रहे, बट अगर हमने लैंड किसी का लिया है तो उसके बदले मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ रेंट, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर लैंड अपना है तब क्या ये फैक्टर सर्विस की पेमेंट करनी पड़ेगी, ये इंक्लूड करना पड़ेगा? जी हाँ, करना पड़ेगा। रिमेंबर क्लास 11 में हमने पढ़ा था कि अगर लैंड अपना है और हम इस पे रेंट नहीं कर रहे, स्टिल द बिल्डिंग इज बियरिंग रेंट। अगर वो रेंट हम ना यूज करके सपोज वो लैंड किसी और को देते तो वो बंदा हमें उसके लिए रेंट पे करता, तो इट हैज बियरिंग रेंट, इट हैज एन इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ रेंट, राइट। तो चाहे लैंड मेरी है, चाहे लैंड मैंने रेंट पे ली है, मुझे लैंड के बदले पेमेंट करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ रेंट। सिमिलरली अगर मैंने अपनी फैक्ट्री में लोगों को हायर किया है, लेबर को हायर किया है, I will have to pay them in the form of wages. Again, do not confuse labor with the person who is doing a physical work. लेबर का मतलब वो नहीं है मिस्त्री या वर्कर जो फिजिकल काम कर रहा है। Any person working whether physically or mentally. For example, मैंने CEO बिठाया, for example मैंने एक एडवाइजर बिठाया जो फिजिकली तो कोई काम नहीं कर रहा बट मेंटली ही इज कंट्रीब्यूटिंग, even he will be considered here as labor क्योंकि उसको भी तो फी पे करूंगी, राइट। Then comes capital. Capital मतलब कोई भी पैसा, कोई भी मैन मेड चीज तुमने यहाँ पर इंस्टॉल करी है या चीज लगाई है, उसके बदले तुम्हें क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। पैसा उठाया बाहर से जी, लोन लिए, इंटरेस्ट दोगे? हाँ जी देंगे। पैसा अपना है, क्या इंटरेस्ट दोगे? हाँ जी देंगे, क्योंकि अगर वो पैसा मैं किसी और को देती या कहीं इन्वेस्ट करती तो मुझे इंटरेस्ट मिलता ना उस पे। अगेन इम्प्यूटेड वैल्यू, तो वेदर इट इज माय ओन कैपिटल और इट इज बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट विल बी द फैक्टर पेमेंट, जैसे रेंट हैज टू बी द फैक्टर पेमेंट। क्लियर है? एंटरप्रेन्योर, कभी-कभी वी आवरसेल्व्स आर द एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर को उसके बदले में क्या देना होता है? प्रॉफिट देना होता है। तो ये जो थे दीज वर फैक्टर सर्विसेज एंड ये चार जो आए दीज आर फैक्टर पेमेंट्स। आई होप इट्स क्लियर। फैक्टर पेमेंट्स को फैक्टर इनकम भी बोलते हैं। इफ यू आर पेइंग इट तो वो पेमेंट है, इफ यू आर गेटिंग इट तो वो इनकम है। Before continuing and coming to the main topic, we have to be clear with the sectors and the factor services या factors of production. I hope it's clear, everyone. किसी को डाउट है कोई? चलो अब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे चलते हैं, जहां पे हम सिर्फ 2 सेक्टर्स को पढ़ेंगे, हाउसहोल्ड्स एंड दी फर्म्स, ठीक है? हाँ जी, we were going to start circular flow of income in a 2 sector economy, ठीक है जी। कौन से 2 सेक्टर्स आते हैं? हाउसहोल्ड्स आते हैं और फर्म्स आते हैं, राइट। ये जो है जिस मेरी 2 सेक्टर इकोनॉमी, इसको मैं क्या बोलती हूँ? सिंपल इकोनॉमी। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज्ड इकोनॉमी? क्लोज्ड इकोनॉमी इज द इकोनॉमी व्हिच हैज नो रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी मेरे पास कौन से सेक्टर नहीं आ रहे? फॉरेन सेक्टर नहीं आ रहा। हमने पढ़ा था ना 4 सेक्टर्स होते हैं, तो क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब बंद इकोनॉमी है, सिर्फ कंट्री के अंदर काम हो रहा है, इसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई रिलेशंस नहीं है। और कंट्री जो ओपन इकोनॉमी होगी वो क्या होगी? जहां पे मेरे पास बाहर की कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस है, ठीक है। तो ये जो इकोनॉमी है 2 सेक्टर इकोनॉमी, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी
एंड क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? वो इकोनॉमी जिसका कोई भी बाहर कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक रिलेशन नहीं होता है। यानी इसमें दो ही सेक्टर्स हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर का और फॉरेन सेक्टर का कोई प्ले नहीं है। ना गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, ना मैं बाहर वाली कंट्री के साथ कोई भी बिजनेस करूंगी। सिर्फ दो सेक्टर्स है, कौन से? हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स। हाउसहोल्ड्स कौन से होते हैं? आई ऑलरेडी टोल्ड यू हाउसहोल्ड्स कौन होते हैं? दे ओन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम कर चुके हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। तो ये हाउसहोल्ड्स होते हैं, दे ओन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दे ओन द फैक्टर सर्विसेज, राइट, एंड दे आर द कंज्यूमर्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। हम हैं हाउसहोल्ड्स। हम कौन है? जो प्रोवाइड करते हैं, जो ओन करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या जो कंज्यूम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने पहले भी बताया। फर्म्स कौन होती हैं? फर्म्स वो होती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं एंड हाउसहोल्ड्स को अपने गुड्स एंड सर्विसेज बेचती हैं। ठीक है जी। आओ पढ़ें हाउसहोल्ड और फर्म्स के बीच में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे होता है। सबसे पहली चीज, हाउसहोल्ड्स कौन है जी? ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हाउसहोल्ड्स क्या करते हैं? फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देते हैं। अभी आप मुझे बताएंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है जी। ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जो हाउसहोल्ड्स फर्म्स को देते हैं, राइट। हम ओनर्स हैं किस चीज के? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये चार चीजें हम फर्म्स को देंगे। ठीक है जी। हमने फर्म्स को दिया और फर्म्स इन सबको यूज करके क्या बनाएंगे? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे। हाउसहोल्ड्स कौन थे? ओनर्स थे। उन्होंने ये सर्विसेज प्रोवाइड करी। जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करे, उन्होंने यूज करके क्या बनाया? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज बेच दिए किसको? हाउसहोल्ड्स को। तो फर्म्स क्या करेंगे? इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज दे देंगे हाउसहोल्ड्स को। ठीक है। इसके अलावा ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनको मिले, हमने बताया था कि इसकी पेमेंट भी करनी पड़ेगी। अब जो फर्म था उसने लैंड लिया, लैंड के बदले उसको रेंट देना पड़ेगा। फिर फर्म में काम करते करते लेबर्स को वेजेस देने पड़ेंगे, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो ये आया कहां से? यहां से आया। तो फर्म को इनको पेमेंट भी करनी पड़ेगी। किसकी पेमेंट जी? इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिए थे। तो फर्म फैक्टर पेमेंट भी करेगा। किस फॉर्म में करेगा जी? रेंट की फॉर्म में, वेजेस की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में और प्रॉफिट की फॉर्म में। ठीक है। ये पेमेंट करेगा कहां से? अब ध्यान से सुनना। हाउसहोल्ड्स ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए फर्म्स को, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फर्म्स ने ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करे और बेचे। इससे उनको क्या मिलेगी? इनकम मिलेगी। इनकम जनरेट होगी। इनकम जनरेट होगी तो इनकम मिलेगी, तो उससे क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। जो चीजें हमने यूज करी उस चीज की पेमेंट करेंगे ना। ये पेमेंट कहाँ चलेगी? हाउसहोल्ड्स के पास। अब ये जो हाउसहोल्ड्स है गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने हैं, इसके बदले में क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। वो जो खर्चा गुड्स एंड सर्विसेज पे करेंगे, यानी ये भी एक पेमेंट इनको कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सर्कुलर फ्लो ऐसे कंप्लीट हुआ। कैसे? अगेन नंबर 1, हाउसहोल्ड्स ने फर्म्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फर्म्स ने इन चारों को यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी और वो हाउसहोल्ड्स को बेची। बेचने में इन लोगों को क्या हुआ? पैसे मिले। इन्होंने हाउसहोल्ड्स ने जब ये खरीदा, खर्चा किया तो इनको इनकम मिली तो इन्होंने इन सबका पेमेंट कर दिया। और ये सर्कल कंप्लीट होता रहता है, बार बार नेवर एंडिंग है, तभी इसको सर्कुलर बोलते हैं। इनको जो पेमेंट मिलेगी उससे वो ये पेमेंट करते रहेंगे, इनको जो फैक्टर पेमेंट मिली उससे वो
वो खर्चा करते रहेंगे, खर्चा करेंगे, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेंगे, फिर से प्रोडक्शन होएगी, फिर से इनकम मिलेगी, फिर से इनकम डिस्ट्रीब्यूट होएगी एंड द सर्कुलर फ्लो विल कीप ऑन कंटिन्यू। इज इट क्लियर? 4 स्टेप्स हो रहे हैं। नंबर 1 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड हो रहा है, नंबर 2 गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बनने पे इनकम जनरेट हो रही है, उस इनकम से फैक्टर पेमेंट करी जा रही है, इनके पास जो पैसा आ रहा है वो सारा का सारा वो खर्च हुए किस पे? गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च हुए। इसकी असम्पशन ये है कि हमारी इकोनॉमी में 2 ही सेक्टर्स हैं और जो फर्म्स हैं वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ हाउसहोल्ड से लेते हैं, कहीं और से नहीं लेता, और हाउसहोल्ड सारे का सारा पैसा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे लगा रहे हैं। ठीक है जी, ये हमारी बेसिक असम्पशन थी जो हमने चला के रखी। यहाँ पे 4 स्टेप्स हो रहे हैं जहाँ पे हम मूवमेंट हो रही है इन बिटवीन हाउसहोल्ड्स एंड दी फर्म्स। आई होप इट्स क्लियर। चलिए आइए आगे। अब आप इसी में देखना बाहर वाला लूप देखो जहाँ हाउसहोल्ड्स टू फर्म्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो बाहर वाली लूप है उसमें कुछ फिजिकली प्रोवाइड हो रहा है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, बदले में वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये वाला जो फ्लो है, बाहर वाला फ्लो, इसको बोलते हैं रियल फ्लो, इसको बोलते हैं रियल फ्लो। इसका दूसरा नाम है जी फिजिकल फ्लो। फिजिकल फ्लो, यहाँ पे फिजिकली कुछ चीजें जो है वो ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म, जबकि अंदर वाले लूप में कंपेयर करना देयर इज एक्सचेंज ऑफ मनी। यहाँ पे हाउसहोल्ड्स जो है वो फर्म्स को पेमेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो वो खर्चा करेंगे ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और यहाँ पे फर्म्स हाउसहोल्ड्स को पेमेंट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट फॉर द फैक्टर सर्विसेज दे हैव यूज्ड। तो अंदर वाले लूप में देयर इज एक्सचेंज ऑफ मनी, इसलिए ये है हमारा मनी फ्लो। इसका दूसरा नाम है रियल फ्लो, सॉरी इसका दूसरा नाम है नॉमिनल फ्लो। ठीक है जी, तो बाहर वाला लूप जहां पे मनी एक्सचेंज नहीं हो रही, जहां पे देयर इज अ फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको मैं रियल फ्लो बोलूंगी या फिजिकल फ्लो बोलूंगी। वेयर एज अंदर वाला लूप जहां पे एक्सचेंज ऑफ मनी हो रहा है, उसको मैं मनी फ्लो बोलूंगी या मैं नॉमिनल फ्लो बोलूंगी। इज इट क्लियर? जो मेरा फिजिकल फ्लो है वो मेजर करता है कि मेरी इकोनॉमी में कितनी ग्रोथ हो रही है, वेयर एज जो मेरा मनी फ्लो है वो ये मेजर करता है कि मेरे 2 सेक्टर्स के बीच में मनी का एक्सचेंज कितना है, हाउ मच मनी इज इन सर्कुलेशन, हाउ मच मनी इज इन रेगुलेशन। इसके अलावा 3 फेजेस आते हैं मेरे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। सबसे पहला फेज है प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज कहाँ होगा जी? यहाँ पे, जहाँ पे फर्म्स ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके प्रोडक्शन करेंगे, वो वाला फेज होता है मेरा प्रोडक्शन फेज, राइट। प्रोडक्शन फेज का दूसरा नाम होता है जनरेशन फेज या वैल्यू एडिशन फेज। वैल्यू एडिशन फेज क्यों? क्योंकि मेरी बात सुनिए, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि मैं इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रही हूँ, राइट। 11th में प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ा था कि मैं किसी रॉ मटेरियल को किसी फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर रही हूँ, ये मेरा प्रोडक्शन का मतलब होता है। तो वैल्यू ऐड कर रही हूँ, किसी चीज की कॉस्ट है और किसी चीज की सेलिंग प्राइस है, उसके बीच में जो चीज ऐड हुई वो वैल्यू ऐड हुई। फॉर एग्जांपल एज अ लेदर, मैंने किसी कॉस्ट पे लेदर खरीदी, मैंने प्रोडक्शन करके उसका बैग बनाया, नाउ आई एम सेलिंग इट फॉर ₹100 एंड मैंने लेदर ली थी ₹10 की, मैंने उसको वैल्यू दी ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, इसलिए प्रोडक्शन फेज को वैल्यू एडिशन फेज बोलते हैं या फिर जनरेशन फेज बोलते हैं। ये कौन सा फेज होता है? जहां पे मेरी फर्म फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है, ये होता है प्रोडक्शन फेज या फिर वैल्यू एडिशन फेज या फिर जनरेशन फेज। ठीक है जी, ये फेज के बाद क्या होगा? इनकम प्रोड्यूस होगी, इनकम जनरेट होगी, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज या फिर इसका दूसरा नाम है इनकम फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्यों नाम है
है जी? क्योंकि जो इनकम फर्म्स को मिलेगी वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ रेंट, wages, interest and profit, right? मेरी जितनी भी इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट. तो दिस इज नोन एज इनकम फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज. लास्ट इज डिस्पोजिशन फेज. इसका दूसरा नाम है एक्सपेंडिचर फेज. ये कब होता है? ये यहाँ होता है जब हाउस होल्ड का डिस्पोजिशन क्या होता है? डिस्पोज करना. जो पैसे उनको मिले वो पैसे वापस डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं. तो ये मेरा हो गया एक्सपेंडिचर फेज. अब यहाँ टू सेक्टर इकोनॉमी में हम क्या अज्यूम करते हैं कि मेरी जितनी भी प्रोडक्शन हुई फेज 1 में वो सारी की सारी सेल करके मेरी सारी की सारी इनकम बन गई, और जितनी मेरी इनकम बन गई उतना ही मैंने खर्चा भी कर दिया, सारा का सारा. ठीक है. देयर वाज अ क्वेश्चन कि मैम ये जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर के बराबर कैसे हुई? हम सारी इनकम का खर्चा थोड़ी कर देते हैं. वी सेव. You save or you invest, right? But in a two sector economy, in a closed economy, we are assuming यहाँ पे we are not doing any saving or any investment. ठीक है. हम ना सेविंग करेंगे ना इन्वेस्टमेंट करेंगे, मेरी सारी की सारी इनकम एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट हो जाएगी. तो जितना प्रोड्यूस हुआ सारा का सारा मेरी इनकम में कन्वर्ट हुआ, मैंने बेच दिया. मेरी जितनी इनकम बनी मैंने सारा का सारा वापस खर्चा कर दिया. ये तीनों चीजें इक्वल हो जाती हैं एंड दिस इज नोन एज ट्रिपल आइडेंटिटी. इसको बोलते हैं ट्रिपल आइडेंटिटी. सो नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ चैप्टर, जहां बेसिकली हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले सेक्टर्स पढ़े थे, फिर हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे कि फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं, फिर हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा, हमने क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ा, देन हमने फेजेस के बारे में पढ़ा, हमने रियल फ्लो पढ़ा, मनी फ्लो पढ़ा. एक और छोटा सा टॉपिक है स्टॉक एंड फ्लो, वो पढ़ेंगे एंड देन चैप्टर विल कम टू एन एंड. पॉइंट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन हमने अभी तक नहीं पढ़ी एंड मेजॉरिटी ऑफ यू विल से डेफिनेशन तो पहले करानी चाहिए थी मैम, आप एंड में क्यों करवा रही हो? नाउ यू सी अब मैं डेफिनेशन लिखूंगी एंड अब डेफिनेशन याद करनी हमारे लिए कितनी आसान होगी व्हेन हमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है एंड कोई डाउट नहीं है. ये फेजेस क्लियर है एंड कोई डाउट नहीं है. इनका भी ऐसे डायग्राम बन जाता है जी. प्रोडक्शन फेज which leads to income phase which leads to disposition phase and वापस वो प्रोडक्शन के बराबर हो जाती है. ठीक है. ये तीन फेजेस हैं, इनके दूसरे नाम भी तुम्हें क्लियर होने चाहिए. Shall I move to definition and the last concept of stock and flow? फिर से फटाफट क्या होगा जी? हम फॉर्म्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेके सबसे पहले क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे एंड प्रोडक्शन करके यहाँ पे क्या होगा? इनकम प्रोड्यूस होगी. वो इनकम प्रोड्यूस होगी और वो इनकम किसको मिल जाएगी? इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स. वापस वो जो फैक्टर पेमेंट्स इनको मिली उसका क्या हो जाएगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो जाएगा. ये हमने बड़ा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में. नाउ लेट्स कोरिलेट दिस विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन. डेफिनेशन हमें एज इट इज लर्न करके लिखनी है, कोई वर्ड इधर से उधर नहीं करेंगे एंड इट्स इजी. नाउ देखो, साइकिल ऑफ, इज इट अ साइकिल? यस. साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन प्रोडक्शन प्रोसेस. सबसे पहले क्या हुआ? प्रोडक्शन प्रोसेस हुआ एंड इनकम जनरेट हुई. तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है जी? साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन प्रोडक्शन प्रोसेस. प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या हुआ? इनकम जनरेट हुई, राइट? साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन प्रोडक्शन प्रोसेस. उसके बाद वो इनकम कहां गई? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थी उसके बदले में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मैंने पेमेंट कर दिया, राइट? इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, देन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जब डिस्ट्रीब्यूट हो गई फिर सर्कुलेशन ऑफ दैट इनकम फ्रॉम हाउसहोल्ड्स टू द फर्म्स. वो इनकम वापस सर्कुलेट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. किस पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज. क्लियर है? साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस,
distribution of income to the factors of production, its circulation from households to the firms in the form of consumption expenditure on the goods and services produced by them. ठीक है, इधर देखो जी phases के through cycle of generation of income in the production process, its distribution among the factors of production, and then circular flow from households to the firms in the form of consumption expenditure. ठीक है, on goods and services. Definition clear है? अब now understanding the whole concept and then coming to the definition makes it more easier and simpler to understand वो कहना क्या चाहता है. Clear हुआ? Once again repeat करो. Circular flow of income refers to cycle of generation of income in production process, its distribution among the factors of production, and then its circulation from households to the firms in the form of consumption expenditure on the goods and services produced by them. Is it clear? Very well done. जी towards the last part of the chapter कुछ differences हैं, बस 5 minutes का रह गया. सबसे पहले स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी क्लास 11 में. स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है? इट इज एनी वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम कुछ मेजर करते हैं तो वो क्या होता है जी? स्टॉक. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम कुछ मेजर करते हैं तो वो क्या होता है? फ्लो. फॉर एग्जांपल मैं पूछ रही हूँ गोडाउन में अभी कितना स्टॉक पड़ा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम राइट नाउ कितना पड़ा है, तो वो क्या होगा? मेरा स्टॉक. मैं बोलूं यार पूरे साल की प्रोडक्शन कितनी है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है, तो वो क्या हो जाएगा? फ्लो. ठीक है, इसका दूसरा डिफरेंस क्या है? इट डज नॉट हैज एनी टाइम डायमेंशन. ऑब्वियसली इसमें टाइम फैक्टर नहीं है क्योंकि स्टॉक क्या होगा? उस पर्टिकुलर टाइम का, अभी का, इस टाइम का. इसमें टाइम डायमेंशन है. क्यों? क्योंकि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम मैग्नीट्यूड मेजर कर सकते हैं कि कितना हुआ, यहां से यहां तक इस टाइम के दौरान कितना हुआ, जबकि स्टॉक क्या होता है? अभी राइट नाउ. ठीक है, इट इज स्टैटिक. स्टैटिक मतलब रुका हुआ. इट्स नॉट मूविंग, इट्स स्टैटिक. ऑब्वियसली स्टॉक इज अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वो हिलता नहीं है, रुका हुआ है, स्टैटिक. डायनामिक मतलब व्हिच कीप्स ऑन चेंजिंग. तो यहाँ चेंज आता है, फ्लो जो है वो चेंज होता है. स्टॉक इज स्टैटिक, इट्स कांस्टेंट. एक एग्जांपल है, सपोज वाटर टैंक से पाइप के थ्रू कहीं पानी जा रहा है. वाटर टैंक में पानी पड़ा हुआ है, दैट इज स्टॉक. जब मैं उसको ऑन करके पानी पाइप में जाएगा, दैट इज फ्लो. तो जो रुका हुआ है which is static, which is constant, that is stock. Which is moving, which is changing, which is dynamic, that is flow. Clear है इसका डिफरेंस? स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट का. ठीक है, इधर आओ जी. रियल फ्लो, मनी फ्लो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर उसका डिफरेंस भी आता है. रियल फ्लो क्या होगा? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. वेयरएज मनी फ्लो क्या होगा? फ्लो ऑफ मनी. रियल फ्लो में क्या चीज एक्सचेंज कर रहे हैं हम? गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज कर रहे हैं. यहाँ पे क्या एक्सचेंज कर रहे हैं हम? मनी एक्सचेंज कर रहे हैं. याद करिए जी, रियल फ्लो क्या होता था? चेंज ऑफ फैक्टर ऑफ सर्विसेज देना और उधर गुड्स एंड सर्विसेज देना. मनी फ्लो क्या होता था? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड फैक्टर पेमेंट करना. राइट, यहाँ पे रियल फ्लो में दिक्कत क्या आती है? डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम. याद करो बार्टर सिस्टम क्या होता है? पुराने जमाने में जब पैसा नहीं होता था, चीज के बदले चीज देनी पड़ती थी. तो यहाँ डिफिकल्टी क्या आएगी जी? डिफिकल्टी आएगी थी मेजरमेंट की. फॉर एग्जांपल, आई नीड टू बाय अ पेयर ऑफ शूज. ठीक है, whereas there is some person who needs to sell, let's say, rice. अब कितने राइस वो मुझे दे for a shoe, right? कितने राइस वो मुझे दे for a shoe? मेरे को राइस चाहिए, मेरे को शू चाहिए, उसको राइस चाहिए. वो शूज बेच रहा है, मैं राइस दे रही हूँ, पर मेजरमेंट नहीं हो रहा ना कि मैं कितने राइस दूं जूते लेने के लिए, कितने राइस दूं एक्सचेंज करने के लिए. तो वहाँ मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी नहीं आता था, मेजरमेंट भी नहीं आता था. तो बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम आती थी. और कभी-कभी क्या होता था, यूजुअली जो चीज मुझे चाहिए जरूरी नहीं होती कि वो उसने बेचनी है, और जो मैंने बेचनी है वो सामने वाले को चाहिए. तो आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बनता था. तो बार्टर सिस्टम में डिफिकल्टी आती है. वेयरएज मनी एक्सचेंज में आती नहीं. मनी एक्सचेंज में देयर इज नो डिफिकल्टी क्योंकि एक स्टैंडर्ड रूपी मेजरमेंट होता है, वहां कोई मेजरमेंट नहीं था. इसका दूसरा नाम क्या है जी? फिजिकल फ्लो. कि यहाँ पे फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करते हैं, और इसका नाम है नॉमिनल फ्लो. डायग्राम ऐसे बन जाएगा जी. हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स. हाउसहोल्ड्स क्या देते हैं फर्म्स को? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन.
फर्म्स क्या देते हैं हाउस होल्ड्स को? गुड्स एंड सर्विसेज। ऑन कॉन्ट्रेरी इधर देखिए मनी फ्लो में तो हाउस होल्ड्स फर्म्स को क्या देते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो भी वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए करते हैं। वेयर एज फर्म्स हाउस होल्ड्स को पे बैक करते हैं फैक्टर पेमेंट उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए जो उन्होंने उनसे खरीदे थे। ये दोनों डिफरेंसेस क्लियर है? वेरी वेल डन। इधर आओ जी, चार चीजें हैं हमारी जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में सेम रहती है। कंक्लूजन, सबसे पहला, जितनी प्रोडक्शन थी उतना एक्सपेंडिचर हो रहा है। टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं ट्रिपल आइडेंटिटी वाले पोर्शन में, ठीक है। रियल फ्लो इज इक्वल्स टू मनी फ्लो, वो तो है ही है जी, जितनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और गुड्स एंड सर्विसेज जा रही है उतना ही पैसा एक्सचेंज हो रहा है, तो जो रियल फ्लो है वो मनी फ्लो के बराबर है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मैं जितना खर्चा कर रही हूं वही मेरी पेमेंट बन रही है। एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट। फैक्टर इनकम ही फैक्टर पेमेंट है, वो वेरी ऑब्वियस चीज है। तो ये चार चीजें टू सेक्टर इकोनॉमी में बराबर है। एक और चीज जिसकी डेफिनेशन सिर्फ आपको पता होनी चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें बेस्ड, बाय चांस एमसीक्यू और 1 मार्क आ सकता है, लीकेजेस और इंजेक्शंस। हमसे स्टार्टिंग में किसी ने पूछा था मैम इनकम सेव भी तो करेंगे, इनकम इन्वेस्ट भी तो करेंगे, ये वही है। लीकेजेस क्या होता है? विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम सर्कुलर फ्लो। मेरे पूरे फ्लो में मैंने कहा जो पैसा है वो वही घूम ही जा रहा है, कोई पैसा जो उसमें ना घूम के मैंने कहीं बाहर निकाल लिया वो गई लीकेज। ध्यान दीजिए, अगर मैं टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रही हूं, वहां पे मैं लेट्स से बैंक्स नहीं है, फाइनेंशियल मार्केट, क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट? बैंक नहीं है, तो टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या कोई लीकेज होगी? नहीं। लेकिन अगर टू सेक्टर इकोनॉमी में बैंक आ जाए तो क्या मैं पैसा सेव करना शुरू कर दूंगी? हाँ, तो एक लीकेज होगी इन द फॉर्म ऑफ सेविंग, यानी वो पैसा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में नहीं हुआ, उससे बाहर निकाल के मैंने सेव कर दिया। अब थ्री सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट भी आ गई, गवर्नमेंट आ गई तो मुझे क्या पे करने पड़ेंगे? टैक्सेस। ये भी पैसे मेरी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से बाहर निकल गए, तो सेविंग भी हो गई। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में सेविंग के साथ साथ टैक्सेस भी हो गए। लेट्स से आई एम वर्किंग इन अ फोर सेक्टर इकोनॉमी। फोर सेक्टर कौन सा था? फॉरेन। अब मैं कुछ चीजें इंपोर्ट कर रही हूँ, इंडिया से खरीदने की जगह मैं बाहर से मंगा रही हूँ, तो ये पैसा मेरी कंट्री के सर्कुलर फ्लो में ना जाके बाहर वाली कंट्री में जाएगा, ये भी सर्कुलर फ्लो से बाहर निकल गया। तो ये तीन चीजें लीकेजेस हो गई कि मेरे सर्कुलर फ्लो से पैसा लीक हो गया। इन केस ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी लीकेजेस कैसे हो सकती है? सेविंग में। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में सेविंग भी हो सकती है, गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने पड़ सकती है। फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में सेविंग भी हो सकती है, टैक्सेस भी, कुछ इंपोर्ट, मेरा पैसा बाहर जाएगा। ये हम क्यों नहीं डिटेल में पढ़ रहे? क्योंकि हमने चैप्टर कौन सा पढ़ा? टू सेक्टर इकोनॉमी का। लीकेजेस कहां पॉसिबल है? थ्री या फोर सेक्टर में पॉसिबल है, टू सेक्टर में भी पॉसिबल है जब मेरे पास फाइनेंशियल मार्केट यानी कि बैंक अवेलेबल है। इंजेक्शन क्या होगा? इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम। लीकेजेस क्या था? विड्रॉल, बाहर निकालना। इंजेक्शन क्या था? डालना, पैसा डालना। कहीं बाहर से मेरे सर्कुलर फ्लो में अगर पैसा आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? इंजेक्शन। अब टू सेक्टर इकोनॉमी में अगेन जहां बैंक है, मैं इन्वेस्टमेंट करूंगी, इन्वेस्टमेंट से मेरा पैसा मल्टीप्लाई भी होगा। अब वो पैसा गुड्स एंड सर्विसेज से तो नहीं आ रहा, वो कहीं और से आके मेरी कंपनी में पुट डाउन हो रहा है, तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या हो जाएगी? इंजेक्शन। अगर मैं पैसा सेव करती हूँ दैट इज लीकेज, अगर मैं पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ कहीं पे दैट इज इन्वेस्टमेंट इंजेक्शन, ठीक है। थ्री सेक्टर इकोनॉमी जहां गवर्नमेंट भी आ गई, अगर गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है तो गवर्नमेंट कई खर्चे भी करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एंड मेनी अदर रीजंस के लिए गवर्नमेंट हमारी इकोनॉमी में खर्चे भी करती है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट थ्री सेक्टर इकोनॉमी, मेरी सर्कुलर फ्लो में इंजेक्शन होगी इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। फोर सेक्टर इकोनॉमी जहां फॉरेन सेक्टर आ गया, पॉसिबिलिटी है मैं गुड्स एंड सर्विसेज बाहर भेज रही हूँ और बाहर की कंट्री वाले मुझे पैसे दे रहे हैं, तो मेरे पास पैसा आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो लीकेजेस क्या हुआ जी? मेरी सर्कुलर फ्लो से कोई भी पैसा बाहर निकल रहा है, विड्रॉ हो रहा है, वो लीकेज है। लीकेज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सेविंग, टैक्सेस या फिर इंपोर्ट्स, ठीक है। इंजेक्शन क्या होगा? मेरे सर्कुलर फ्लो में कहीं बाहर से मैं पैसा इंट्रोड्यूस कर रही हूँ,
तो वो इंजेक्शन है वो किस फॉर्म में हो सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कुछ गवर्नमेंट खर्चा कर सकती है हमारे लिए। थर्ड, इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट, बाहर से अगर पैसे आएंगे। एंड हियर वी आर डन विद वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब योर होमवर्क इज टू सॉल्व द असाइनमेंट्स, उसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक दो में अड़ सकते हो, विल डिस्कस इट टुमारो। ऑलराइट, डन फॉर द डे।